गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जे.एस. मिल इन सभी अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग लागतों के आधार पर सिद्धांत दिया गया। इसके अंतर्गत रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और इसका महत्व भी काफी है। इस दृष्टि से इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करिए। आज उसी यूनिट के अंतर्गत नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो नया टॉपिक आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत से संबंधित ही है और वो प्रतिष्ठित सिद्धांत के ऊपर सिद्धांत बनाया गया है। वो सिद्धांत आपका अवसर लागत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैबर्डर के द्वारा दिया गया। तो आज उसी यूनिट के अंतर्गत नया टॉपिक करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत। टॉपिक का नाम डालिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत, अवसर लागत सिद्धांत। इस टॉपिक के बारे में चर्चा आज की जाएगी, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही आता है और ये भी कई बार जो है बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है या फिर इसका छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है। रिकार्डो के द्वारा जो प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धांत था, उस सिद्धांत का केंद्र बिंदु मूल्य का सम सिद्धांत है। मूल्य का सम सिद्धांत का मतलब होता है जिस वस्तु के उत्पादन में श्रम की जितनी मात्रा लगी हुई होती है उसी के अकॉर्डिंग उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होता था। तो मूल्य का सम सिद्धांत जो कि रिकार्डो के द्वारा दिया गया था वो खुद स्वयं अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं थी जो मान्यताएं व्यवहार में लागू नहीं होती है, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि श्रम समरूप नहीं होता है। इसके अलावा सिर्फ उत्पादन के साधन श्रम ही नहीं होता है, श्रम जो है समान भी नहीं होता है। इसके साथ साथ सिर्फ उत्पादन के लिए या वस्तुओं का आयात और निर्यात करने के लिए सिर्फ दो ही वस्तुएं नहीं होती है, 2x2 का मॉडल भी जो है ये सही नहीं है। मांग पक्ष की अवहेलना की गई। ऐसी बहुत सारी अवास्तविक मान्यताएं हैं जिनके बारे में चर्चा की थी। श्रम मूल्य सिद्धांत में श्रम को उत्पत्ति का एकमात्र साधन मानते हुए उत्पत्ति के साधनों के अंतर्गत सिर्फ श्रम में ही उन सभी उत्पादन के साधनों को समाहित कर लिया जाता था, जबकि वास्तव में वस्तु का जो उत्पादन है वो सिर्फ श्रम के द्वारा ही नहीं होता, उसके अलावा उत्पादन के और साधनों की भी आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत आपको पता है उत्पत्ति के अन्य साधन होते हैं, जैसे भूमि हो गई, पूंजी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, मशीनें हो गई, सांसी तो होता ही है जो उद्योगपति होता है। तो उत्पत्ति के अन्य साधनों को जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में इस प्रकार की थोड़ी बहुत जो है कमी रह गई थी, उन कमियों को दूर करते हुए नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है प्रोफेसर हैबर्डर ने, उसको जो है नया नाम दिया है अवसर लागत सिद्धांत। तो ये जो सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैबर्डर ने, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैबर्डर, नाम ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैबर्डर ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत का विकल्प प्रस्तुत किया है, जिसे अवसर लागत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवसर लागत सिद्धांत के नाम से। कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि हैबर्डर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हैबर्डर के सिद्धांत को जो है अवसर लागत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ये पता
आपको ये लग रहा होगा कि अवसर लागत होती क्या होती है। तो अवसर लागत के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अवसर लागत का अर्थ। छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, अवसर लागत किसे कहते हैं? अवसर लागत का अर्थ या अवसर लागत का अर्थ बताइए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बना दिया जाता है। अपनी भाषा में अगर मैं बताती हूँ तो एक दिए हुए उत्पादन का, हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो हमारे पास उत्पादन के दो साधन हैं। दो साधन हैं तो हम एक साधन का यूज करेंगे और दूसरे साधन का हम त्याग कर देंगे, या दूसरे साधन का अगर यूज करते हैं तो पहले साधन का त्याग करते हैं। तो त्यागी जाने वाली मात्रा ही उस साधन की अवसर लागत कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे खेत है, उस खेत में या तो एक समय में मक्का ही बोया जा सकता है या फिर जो है आपका बाजरा ही बोया जा सकता है। मक्का और बाजरा, तो कहने का मतलब जो किसान अगर मक्का बो रहा है तो उसे बाजरे का त्याग करना पड़ेगा, अगर वो बाजरा बो रहा है तो उसे मक्का का त्याग करना पड़ेगा। कहने का मतलब वो एक समय में एक ही वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की उसे मात्रा को त्यागना पड़ता है, और यदि वो दूसरी वस्तु को ले रहा है तो उसे पहली वस्तु की मात्रा को त्यागना पड़ता है। तो वो सर्वोत्तम विकल्प को चुनकर उस वस्तु को त्याग करता है, ये उसकी अवसर लागत कहलाती है। ये मैंने आपको जो है अपनी भाषा में बताया है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसको कैसे लिखना है? एक दिए हुए उत्पादन का अवसर लागत वैकल्पिक उत्पादन की वह मात्रा है जिसे उन साधनों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन का दूसरा सर्वोत्तम विकल्प जिसका वस्तु उत्पादन करने के लिए पहली वस्तु का या पहली उत्पादन करने के लिए त्यागी जाने वाली मात्रा ही उसकी अवसर लागत कहलाती है। इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा एक बार स्पष्ट किया है और एक बार मैं वापस इसको स्पष्ट कर दूंगी। आपको सिर्फ यही समझना है कि एक वस्तु को जब अपन चुन रहे हैं तो दूसरी वस्तु का त्याग किया जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति है या एक मजदूर है, वो या तो खेतों में काम कर सकता है या फिर वो जो है कहाँ पर काम कर सकता है? कारखाने में जाकर काम कर सकता है। कारखाने में अगर उसे ज्यादा आय प्राप्त हो रही है तो वो खेती को त्याग कर देगा, यदि उसे खेती से ज्यादा आय प्राप्त हो रही है तो वो कारखाने का त्याग करेगा। तो जो त्यागी जाने वाली मात्रा ही है वो उसकी अवसर लागत कहलाती है। ये तो आपको जो है एग्जाम्पल के रूप में बताया है। इसको लिखना कैसे है मैं आपको बोर्ड में लिख के बता देती हूँ। इसके अंतर्गत ये होता है कि कुल मिलाकर अगर अपन बात करते हैं तो अवसर लागत का अभिप्राय वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए वैकल्पिक उत्पादन के त्याग से है। शॉर्ट में एक परिभाषा, वस्तु के इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, वस्तु के उत्पादन के लिए, वस्तु के उत्पादन के लिए। अब जब अपन उत्पादन के साधन काम में लेते हैं तो उत्पादन के साधन काम में लेंगे तभी तो वस्तु का उत्पादन होगा। तो वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के साधन काम में लेने होते हैं। बिना उत्पादन के साधनों के उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये लिखना है आपको कि वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए वैकल्पिक उत्पादन, किए के लिए किए गए वैकल्पिक उत्पादन, वैकल्पिक उत्पादन के त्याग से है। वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए वैकल्पिक उत्पादन के त्याग से है, यानी एक वस्तु का उत्पादन
वस्तु के उत्पादन को हमें त्यागना होता है, यही उसकी अवसर लागत कहलाती है। तो वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए वैकल्पिक उत्पादन के त्याग से है। और ये आप यहाँ पर जो है क्या कर दोगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दोगे। इसको आप उदाहरण के द्वारा बताना है, क्योंकि जब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप साथ में उदाहरण के द्वारा बताओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अंतर्गत आप ये लिख सकते हो कि यदि एक किसान जो है अपने खेत में गेहूं या मक्का, चाहे आप मक्का या बाजरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं या मक्का दोनों में से किसी एक का उत्पादन कर सकता है। यदि वह गेहूं का उत्पादन करता है तो गेहूं की जो अवसर लागत होगी वो गेहूं की अवसर लागत मक्का की त्यागी जाने वाली वह मात्रा है जिसका त्याग गेहूं का उत्पादन करने के लिए कर दिया गया है। यानी जो गेहूं की अवसर लागत होगी वो गेहूं उत्पादन किया जा रहा है तो हमें किसका त्याग करना पड़ रहा है, उस किसान को जो है मक्का का त्याग करना पड़ रहा है। तो गेहूं की जो अवसर लागत है गेहूं का उत्पादन करने के लिए मक्का की त्यागी जाने वाली मात्रा से है। इस प्रकार 2 वस्तुओं के मध्य विनिमय अनुपात अवसर लागत के रूप में होता है। इस प्रकार आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो, गेहूं और मक्का वाला या बाजरा और मक्का वाला। तो अगर मक्के का उत्पादन किया जा रहा है तो गेहूं का त्याग करना पड़ेगा, गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है तो मक्के का त्याग करना पड़ेगा। और हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो गेहूं की अवसर लागत मक्का की त्यागी जाने वाली मात्राएं होगी, और अगर हम मक्के का उत्पादन कर रहे हैं तो मक्का की अवसर लागत गेहूं की त्यागी जाने वाली मात्राएं होती है। इस प्रकार आपको अवसर लागत के बारे में बताना है विद एग्जाम्पल। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिद्धांत दिया गया है इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन सी मान्यताएं मानी गई है, तब ये सिद्धांत जो है लागू होता है। मान्यताओं के अंतर्गत ये चीजें आती है। अवसर लागत सिद्धांत, अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताएं, अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताएं। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको अर्थ भी देना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, और साथ में मान्यताएं, सिद्धांत की व्याख्या, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होगी। मान्यताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली जो मान्यता है इस सिद्धांत की वो है वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो चाहे वस्तु बाजार हो चाहे साधन बाजार हो, दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है वहां पर अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। इसके अलावा वस्तु या साधन की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और साधन की मांग और पूर्ति के द्वारा होती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता जहां पर आ जाता है वहां पर जो है बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, और वस्तु या साधन की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। वस्तु या साधन कैसा होता है, वस्तु या साधन जो है समरूप होता है। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो पूर्ण प्रतियोगिता वाला चैप्टर पढ़ा था, उस पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण पढ़े थे। उसके अंदर क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र होते हैं। क्रेता जो है वस्तु की कीमत, क्रेता जो है कहीं से भी वस्तु खरीद सकता है। इस प्रकार बहुत सारी मान्यताएं थी। तो इसके अंतर्गत आपका ये आएगा कि वस्तु और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो फर्स्ट लिखिए वस्तु एवं साधन बाजार, वस्तु एवं साधन बाजार। जिस प्रकार वस्तुओं का बाजार होता है इसी प्रकार उत्पादन के साधनों का भी बाजार होता है। तो वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ये आपको मैंने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बता दिया है कि
ये चीजें आती है। सेकंड है प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है। प्रत्येक वस्तु की कीमत, प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत, उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है। अर्थात क्या होता है? P बराबर MC। सीमांत लागत का मतलब क्या होता है? MC होता है। कहने का मतलब है वस्तु की कीमत या वस्तु तब तक उत्पादित की जाएगी जब तक उत्पादक है, जब तक उसको सीमांत लागत प्राप्त होती है तब तक वो वस्तु का उत्पादन करता है। जब पूर्ण प्रतियोगिता वाला चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, आपको पता है कि दो विधियां थी, MC और MR विधि, TR और TC विधि। तो इन दोनों विधियों के द्वारा बताया गया था कि जो उत्पादन करता होता है उसका लाभ कहाँ तक होता है? वो वस्तु का उत्पादन जहां तक करता है जब तक उसकी लागत जब तक उसकी कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं हो जाती है तब तक वो उत्पादन करता है। अगर प्राइस से ज्यादा MC हो जाती है तो वो उत्पादन बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीमत तो है कम और लागत है ज्यादा। तो ये उत्पादन करता तब तक उत्पादन करता है जब तक उसकी प्राइस MC के बराबर हो जाती है, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बराबर होता है, न लाभ न हानि। और जब P इज ग्रेटर देन MC होता है तब तो उत्पादन करता को लाभ होता ही है, क्योंकि लागत कम है कीमत ज्यादा है। और वो कब तक करता रहेगा? जब तक उसकी प्राइस MC के बराबर नहीं हो जाती है तब तक वो उत्पादन करता रहता है। जैसे ही MC ज्यादा हो जाती है प्राइस से तो वो उत्पादन बंद कर देता है, क्योंकि उसे लाभ की बजाय हानि होने लग जाती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है, अर्थात P बराबर MC। नेक्स्ट है किसी भी उत्पादन के साधन की इकाइयों की कीमत प्रत्येक उद्योग में समान होती है। किसी भी उत्पादन के साधन की कीमत, किसी भी उत्पादन के साधन की कीमत, साधन की कीमत, जो भी उत्पादन का साधन है उस उत्पादन के साधन की जो कीमत होगी वो कीमत, साधन की इकाइयों की कीमत करना, सॉरी, साधन की इकाइयों की कीमत, जो साधन है उत्पादन के उन साधनों की इकाइयों की जो कीमत है वो कीमत प्रत्येक उद्योग में कैसे होती है? समान होती है। प्रत्येक उद्योग में समान होती है। यह भी सिद्धांत की मान्यता है कि जो कोई भी उत्पादन का साधन होगा उस साधन की इकाइयों की जो कीमत होगी प्रत्येक उद्योग में यानी हर उद्योग में कैसे होगी? समान होगी। क्यों? क्योंकि जब साधन समान है तो उसकी कीमत भी कैसी होगी? समान ही होगी। जैसे अपन चीनी की बात करते हैं, चीनी की कीमत लगभग समान होती है और चाय की कीमत अलग अलग क्वालिटी की चाय होती है तो उसकी कीमत अलग अलग होती है। कहने का मतलब होता है जो साधन समरूप होता है उस साधन की चाहे किसी भी उद्योग में चल जाओ उसको प्रत्येक उद्योग में उसकी कीमत कैसी होती है? समान ही मानी जाती है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उनको पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट की मान्यता यह है उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों की, उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार की, पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहते हैं। उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहते हैं।
कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन सभी उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार मिला हुआ है, कोई भी साधन जो है बेरोजगार नहीं है। नेक्स्ट है उत्पादन के प्रत्येक साधन की कीमत प्रत्येक प्रयोग में सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। जो उत्पादन के साधन को कीमत दी जाती है वो कीमत किसके बराबर होती है? MP के बराबर, सीमांत उत्पादन के बराबर, यानी P बराबर MP इसके बराबर होती है। शॉर्ट में लिखा है मैंने आपको कि जो भी उत्पादन के साधन को कीमत दी जा रही है, जितना वो उत्पादन कर रहा है उसके बराबर ही उसको कीमत दी जाती है, उससे ज़्यादा जो है उसको कीमत नहीं दी जाती है। यहाँ पर जो है मैं आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा बता सकती हूँ। जैसे कि एक मजदूर है, यहाँ पर एक मजदूर है और वो उत्पादन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम उत्पादन कर देते हैं, उत्पादन कर रहा है। मजदूर को मजदूरी कितनी दी जा रही है? 300 रुपए पर डे दी जा रही है और वो उत्पादन कर रहा है 1000 रुपए के बराबर। तो उद्योगपति को कितना लाभ हो रहा है? 700 रुपए का लाभ हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा मजदूर रखा, 300 रुपए दिए उसको और उसका उत्पादन कर रहा है वो 900 के बराबर, 800 के बराबर, कितने के भी बराबर कर रहा है, तो भी यहाँ पर श्रमिक रखा जाएगा और रखा जाएगा तो यहाँ पर उसको फायदा हो रहा है कितने रुपए का? 500 रुपए का। इसी प्रकार जहां तक 300 रुपए वो तब तक देगा जब तक वो 300 रुपए का उत्पादन कर रहा है, जब तक वो श्रमिक रखेगा, क्योंकि यहाँ तक उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसके बाद पहले वाला 300 रखा, यहाँ पर वो 500 के बराबर उत्पादन कर रहा है तो भी उसे 200 रुपए का फायदा हो रहा है। कहने का मतलब वो श्रमिक को इतना पैसा देता है जहां तक वो उत्पादन कर रहा है। इसके बाद देखो 300 रुपए दे रहा है वो, और लेकिन वो जो है उत्पादन 200 रुपए के बराबर कर रहा है, तो यहाँ पर वो श्रमिक को रखना बंद कर देगा, श्रमिक को नहीं रखेगा। इस प्रकार प्रत्येक उत्पादन के साधन को जो भी कीमत दी जाती है वो उसके प्रयोग में सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है, यानी जितना उत्पादन किया जाता है उसके बराबर ही उसको कीमत दी जाती है। अगर वो उत्पादन कम मात्रा में करता है और कीमत ज्यादा दी जाती है, वहां पर वो उत्पादनकर्ता उत्पादन के साधन को रखना बंद कर देता है। इस प्रकार यहाँ लाभ, यहाँ लाभ, यहाँ लाभ, नो प्रॉफिट नो लॉस का, यहाँ तक P बराबर MP, MP का मतलब होता है सीमांत उत्पादन होता है, यहाँ तक वो रखता है। इसके बाद नेक्स्ट मान्यता की बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मान्यता की तरफ चलते हैं। प्रत्येक उद्योग में साधन की कीमत को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर तक जो है मजदूरी दी जाती है, कीमत दी जाती है। नेक्स्ट है दी हुई तकनीकी स्थितियों के अंतर्गत उपलब्ध साधनों से वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक कुशलता से किया जा सकता है या किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी कैसी है? टेक्नोलॉजी दी हुई है, तो दी हुई तकनीकी स्थितियों के अंतर्गत दी हुई तकनीकी सहायता से सर्वाधिक उत्पादन कुशलता से, सर्वाधिक उत्पादन कुशलता से किया जाता है। कहने का मतलब जो भी टेक्नोलॉजी दी हुई है उस टेक्नोलॉजी से उत्पादन के साधनों को इस प्रकार से लगाया जाता है कि ताकि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि उत्पादन ज्यादा होगा तभी तो व्यापार हम करके निर्यात करके जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसी देश में उपलब्ध साधनों की पूर्ति स्थिर रहती है। नेक्स्ट मान्यता है इसकी, किसी देश में उपलब्ध साधनों की पूर्ति
स्थिर रहती है। जो भी साधन किसी भी देश में उपलब्ध है उन साधनों की पूर्ति कैसी है, स्थिर है। यानी उसे ऐसा नहीं है कि मांग के अनुसार उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जा सकता है। जैसे भूमि की बात करते हैं तो भूमि कैसा साधन है, भूमि एक स्थिर साधन है। इस प्रकार ये सारी मान्यताएं आपकी अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताएं थी। इन मान्यताओं का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अवसर लागत सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। इस व्याख्या के अंतर्गत 3 स्थितियां आएगी। उन तीनों स्थितियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रोफेसर हैबर्लर ने ये स्पष्ट किया था कि विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य उनके उत्पादन में प्रयुक्त श्रम की निरपेक्ष मात्राओं द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं। ये बात किसने कही थी, एडम स्मिथ ने, कि श्रम की जो उत्पादन की जो साधनों की जो कीमत है वो श्रम की निरपेक्ष मात्राओं के अनुसार होता है। लेकिन हैबर्लर जो अर्थशास्त्री है वो ये कहते हैं कि जो भी उत्पादन के साधन हैं या सापेक्षिक वस्तुओं के जो सापेक्षिक मूल्य हैं वो उनके उत्पादन साधनों की निरपेक्ष मात्राओं के द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि वस्तु के उत्पादन हेतु त्याग किए गए विकल्प या अवसर लागत द्वारा निर्धारित होते हैं। तो जिस भी साधन का या जिस भी वस्तु के जो वैकल्पिक उपयोग था उसको त्यागा गया है, उस त्यागी गई मात्रा के आधार पर या निर्धारित होता है, जिसको आप अवसर लागत बोलते हो। ये कहा है प्रोफेसर हैबर्लर ने। हैबर्लर के विश्लेषण में हम ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की 3 स्थितियों पर विचार करेंगे। इन 3 स्थितियों की दशाओं को स्पष्ट करके ही इस सिद्धांत की व्याख्या की जाएगी। और सिद्धांत में जो 3 दशाएं हैं वो 3 दशाएं आपकी स्थिर अवसर लागत की स्थिति। फर्स्ट है स्थिर अवसर लागत की स्थिति, फर्स्ट स्थिति। सेकंड हो जाएगी आपकी वर्तमान, जिसको बढ़ती हुई बोल सकते हैं, वर्तमान या बढ़ती अवसर लागत की स्थिति। और थर्ड हो गई आपकी ह्रासमान, जिसको क्या बोलते हैं, घटती अवसर लागत की स्थिति। इन 3 स्थितियों के बारे में या 3 स्थितियों के द्वारा ही हम इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, जिसके अंतर्गत फर्स्ट है स्थिर अवसर। स्थिर को समान भी बोलते हैं, यहाँ पर आप समान भी कर सकते हो, साथ में ऑब्लिक करके लिख लेना। यहाँ पे मैं नहीं लिख पा रही हूँ। स्थिर अवसर लागत की स्थिति, वर्तमान या बढ़ती हुई लागत अवसर लागत की स्थिति, और ह्रासमान यानी घटती हुई अवसर लागत की स्थिति। इस प्रकार इन तीनों दशाओं को स्पष्ट करते हुए अवसर लागत सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट जो आएगा आपका स्थिर अवसर लागत की स्थिति, उसके अंतर्गत जो भी वस्तु की जो वैकल्पिक त्याग किया जाएगा उत्पादन की मात्रा का, उसकी लागत कैसी होगी, समान ही होगी। इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। ये आपका सारणी के द्वारा और डायग्राम के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा, जिसको स्थिर अवसर लागत में, वर्तमान अवसर लागत में और ह्रासमान अवसर लागत, इन तीनों ही और स्थितियों के डायग्राम और सारणियों के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। इससे आपको बिल्कुल पता हो जाएगा कि अवसर लागत सिद्धांत जो है वो अवसर लागत सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत, जो कि रिकॉर्डों के सिद्धांत पर थोड़ा सा सुधार हुआ है या उसी को वापस प्रस्तुत कर दिया है, वो सारी चीजें अपन मूल्यांकन के द्वारा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही।